उस दिन लाइट थोड़ा कम हो गया तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन बीच ही में रुक गई। एनीवे स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को हम लोग स्टार्टिंग से आज देखेंगे। द स्क्रॉडिंजर इक्वेशन व्हाट डज इट टेल? वो इक्वेशन तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, बट एक बार फिर से डेफिनेशन को देखते हैं। इट assumes that rather than traveling in a definite path, a particle is distributed through space like a wave. जैसे कि बात हो रही थी लास्ट क्लास में कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया था कि हमारा जो बॉडी है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक ही जगह पे रह सकता है। हमारा बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम पे दो जगहों पे नहीं रह सकता है। आइदर मैं एक इंस्टेंट पे ए पे रहूंगा या थोड़ी देर बाद हो सकता है मैं बी पे रहूं, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं दो जगह पे प्रेजेंट हो सकता हूं। फिजिकली ऐसा नहीं हो सकता है। पर वहीं मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, या आप मोबाइल कम्युनिकेशन का बात करो, मानो एक मोबाइल ए, ओके, ये आपके दोस्त का मोबाइल है और मानो आपके पास एक मोबाइल बी है जो आपका मोबाइल है। ओके, आप सभी को मालूम है कि मोबाइल कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इस्तेमाल की जाती है। मानो आपका दोस्त आपको कॉल करता है तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलती है और आपके तक पहुंचती है और आप कॉल को रिसीव करते हैं। ओके, तो आपका दोस्त ने जो कॉल किया और जो रेडिएशन उसके मोबाइल से निकल रहा है वो एक समय पे बहुत सारे जगहों पर प्रेजेंट है, बहुत सारे जगहों पे। तो वेव जो है एक साथ एक से ज्यादा जगहों पे प्रेजेंट हो सकती है। तो वेव की कहानी तो आप लोग समझ ही गए होंगे लास्ट की क्लास में। और जहां तक की बात है पार्टिकल की, वो एक पोजीशन पे सिर्फ एक ही इंस्टेंट पे रह सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने इस इक्वेशन को डील करना शुरू किया था कि श्रोडिंगर इक्वेशन डिफाइन किस तरह किया जाए। तो इट assumes that, ये एक assumption लेता है कि rather than traveling in a definite path, बोलने का मतलब कि एक पार्टिकल भले ही ट्रेवल करता है एक डेफिनेट पाथ में। फॉर एग्जांपल यदि मैं एक पत्थर को फेंकूं तो मैं सीधा फेंक सकता हूं, स्ट्रेट लाइन मोशन। यदि मैं एक पत्थर को फेंकूं तो इस तरह मैं एक प्रोजेक्टाइल की तरह फेंक सकता हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन। यदि मैं चाहूं तो एक पत्थर को सर्कुलर मोशन में एक रस्सी में बांध के घुमा सकता हूं, सर्कुलर मोशन। तो नो डाउट एक पार्टिकल जो होता है डेफिनेट पाथ पे चलती है, और न्यूटन के इक्वेशन में सारे रिजल्ट हम लोग निकाले थे डेफिनेट पाथ में चलने के कारण। ओके, बट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि न्यूटन की जो मैकेनिक्स थी वो सिर्फ बड़े बड़े बॉडी के केस में लागू हो रही थी। बाकी जहां सिंपल बॉडी, जो छोटे छोटे बॉडी हैं जिनका मास कम है लाइक इलेक्ट्रॉन, उस केस में न्यूटन की लॉ लागू नहीं थी। ओके, तो श्रोडिंगर ने बोला कि ठीक है, ये अपनी जगह है कि पार्टिकल डेफिनेट पाथ में चल रही है, हमें डेफिनेट आंसर मिल रहा है न्यूटन के लॉ से। पर यदि हम एज्यूम करें कि, सुनो ध्यान से, यदि हम एज्यूम करें कि पार्टिकल डेफिनेट पाथ पे नहीं चलता है पर वह वेव की तरह स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है,
तो हमें अच्छी रिजल्ट मिलती है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में भी और मैक्रोस्कोपिक के भी केस में। तो सिंपल सा बात था, उन्होंने जस्ट रिप्लेस किया, बोला कि डेफिनेट पाथ की कहानी छोड़ो, एज्यूम करो कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे स्पेस में वेव की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वेव की तरह डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ के यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में न्यूटन वाला जो रिजल्ट मिलता था एकदम सिमिलर रिजल्ट वैसा मिलेगा, और साथ ही जो इलेक्ट्रॉन में कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही थी न्यूटन के कैलकुलेशन से, वो गड़बड़ नहीं। ओके, तो ये तो कहानी थी श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, अब यदि हम आगे देखते हैं कि श्रोडिंगर की इक्वेशन में क्या क्या डिटेल्स आते हैं, लेट्स सी। ध्यान से देखना, आराम से पेशेंस रखिए। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन of a wave is known as wave function। ध्यान से देखें, हम लोग एक वेव को यदि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, जैसे लीनियर मोशन होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, सर्कुलर मोशन के लिए एक इक्वेशन होती है, पैराबोलिक पाथ के लिए एक अलग इक्वेशन होती है, वैसे ही हम लोग वेव मोशन को यदि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो उस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे वेव फंक्शन। ध्यान से सुन लो, वेव फंक्शन क्या होती है? वेव फंक्शन होती है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। फिर से सुनो मेरी बात को, वेव फंक्शन क्या होता है? एक वेव का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं ये त्रिशूल जैसा साइन से। शिव जी का त्रिशूल होता है ना, वैसा ही साइन से हम लोग डिनोट करते हैं वेव फंक्शन को, और इसको हम लोग बोलते हैं साइन। PSI, P साइलेंट होता है, वी कॉल इट एज साइन। ओके, तो साइन क्या होता है? क्या ये शिव जी का त्रिशूल बोले तो क्या है? इट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेव, जिसे हम बोलेंगे वेव फंक्शन। साई इज वेव फंक्शन। ये शिव जी का त्रिशूल को हम लोग बोलते हैं साइन, ये क्या होती है? वेव फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन of a system whose energy does not vary with time। और एकदम जो जो चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। ओके, आराम से, और कुछ नहीं, दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है आपको, जस्ट मैं जो बोल रहा हूं वो देखना है। साई आपको समझ आ गया? वेव का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन, आप खत्म, और कुछ नहीं। इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम, वेव इक्वेशन हम लिख रहे हैं एक सिस्टम का, एक सिस्टम जिसका एनर्जी वेरी नहीं करता है टाइम के साथ, एक सिस्टम जिसका एनर्जी समय के साथ चेंज नहीं करती है। ओके, मान लो एक ऐसा सिस्टम जिसकी एनर्जी समय के हिसाब से चेंज नहीं करती है, तो उस केस में हम लोग श्रोडिंगर के इक्वेशन को कुछ इस प्रकार लिखते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एच के ऊपर में एक कैरेट का साइन है, वी कॉल इट एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। साइन is equal to E sin। okay, ये इक्वेशन कहां से आई नहीं आई आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है। ओके, बस सिंपल में इस इक्वेशन को जानना है। आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है
कि एक सिस्टम जिसका एनर्जी समय के साथ वेरी नहीं करता है उसका श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, तो इट्स h, उसके ऊपर में एक ऑपरेटर है, दिस इज साइन a इज इक्वल टू e साइन, ओके। और एग्जाम में क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है, इसके ऊपर में भी ऐसे ऑपरेटर डाल देगा, इसके ऊपर में भी ऑपरेटर डाल देगा, तो वो गलत है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, आपको ऑप्शन में डाल देगा इसके ऊपर भी ऑपरेटर, इसके भी ऊपर भी ऑपरेटर, तो अलग अलग तरीके से चेंज करके डाल सकता है, और आपको ध्यान देना है सिर्फ h के ऊपर में एक ऐसी ऑपरेटर होती है, ओके। एंड इन सब के मतलब क्या है वो आपको जानना है, ओके। h के ऊपर कैरेट, इट इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ओके। h के ऊपर में ऐसे कैरेट, इट इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। दिस साई आप सभी को मालूम है, अभी डिस्कस हुई है, वेव फंक्शन, दोनों साइन इज द वेव फंक्शन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, ये ई, अभी तक ये क्वेश्चन पूछी नहीं गई है, मेंस वालों ने ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है कि ई का मतलब क्या होता है, और इनफैक्ट ई का मतलब क्या होता है वो तो पूछे हुए, पर ई के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पूछा गया है। ई का मतलब होता है टोटल एनर्जी, बेटा ई का मतलब होता है टोटल एनर्जी, ओके। और टोटल एनर्जी क्या होती है, मैं यहां लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई मुझे बता सकता है क्या? यहाँ पे मैं लिख दिया हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन क्यों नहीं होगा, कोई मुझे जवाब दे सकता है? थोड़ा दिमाग लगा के। न्यूट्रल, बोलो बेटा। न्यूट्रल है तो उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। न्यूट्रल है तो पार्टिकल है ना, एनर्जी तो हो सकता है, क्योंकि स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो साल में आई थी इट वाज 1926। ध्यान से देखो, स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो साल में आई थी इट वाज 1926। कौन से साल में आई थी स्क्रोडिंजर इक्वेशन? 1926 में। और न्यूट्रॉन का खोज हुआ था 1933 में। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था 1933 में, तो न्यूट्रॉन का खोज ही नहीं हुआ था उस जमाने में, तो हम लोग कहां से ले सकते हैं? ओके, तो एकदम गलती नहीं करना है। ये क्वेश्चन अभी तक मेंस में पूछा नहीं गया है, और कभी भी वो लोग पूछ सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन दे देगा ऑप्शन में, या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको दिमाग में रखना है कि सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का उस जमाने में खोज ही नहीं हुआ था, ओके। एंड दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, पहला टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल, और पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इसको ऐसे लिख दो, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो कौन से दो एनर्जी टोटल एनर्जी में आएंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सारे सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। देखो, एक एटम अंदर में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के चलते जो पोटेंशियल आई वी कॉल इट एज अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। और प्रोटॉन में तो रिपल्सन भी हो सकता है ना, दैट इज रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्सन हो सकता है, दैट इज रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट इज सम ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन में ध्यान देना है कि श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है और अ सिस्टम जिसका एनर्जी नहीं चेंज होता है समय के साथ, इट इज गिवन बाय हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई। ध्यान से देखिए, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई
which is equal to total energy psi. ओके, H के ऊपर में ऑपरेटर सिर्फ, E के ऊपर में ऑपरेटर नहीं होगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H, और E is total energy, and total energy is sum of kinetic energy and potential energy. पोटेंशियल एनर्जी दोनों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि न्यूट्रॉन तो खोज ही नहीं हुआ था. ओके, गॉट इट. और बेटा देखो ये ऑपरेटर क्या होता है, ये कंफ्यूज मत होना, आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे तो जैसे पढ़ते हो ना y is a function of x, ठीक है ना, ऐसे पढ़ते हो ना y is a function of x, वैसे ही कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है ना. तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उसमें, अभी एकदम दिमाग नहीं लगाना, जस्ट h के ऊपर में एक कैरेट है, दैट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, आपसे और कुछ पूछा ही नहीं जाएगा इसके बारे में. ओके, दिस इज द लास्ट लिमिट, उससे ऊपर और कुछ नहीं पूछी जाएगी, एंड दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, और जो अभी तक मेंस में नहीं पूछा. गॉट इट. तो कोई भी डाउट, कोई भी बच्चा को इस स्लाइड में, तो आपके लिए 2 मिनट टाइम, फटाक से. बेटा समझ आई कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना? यस सर. एनीबॉडी रिप्लाई करो अपने एंड से. यस सर. ओके, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये तो हुई इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम हुज एनर्जी डज नॉट वेरी विद टाइम. अब आगे हम लोग देखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन. फिर वेव इक्वेशन of an electron moving in 3-dimensional space. ओके, देखो ये आपके बुक में इंक्लूडेड नहीं है, पर आपके मेंस के सिलेबस में बोला गया है इसको पढ़ने के लिए. तो आपको जस्ट वो इक्वेशन जानना है, उसके डिटेल्स में कुछ नहीं जाना है. वेव इक्वेशन एक इलेक्ट्रॉन का जो मूव कर रही है 3-डायमेंशनल स्पेस में, वो क्या होगा. ओके, इट्स डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय del square psi divided by del y square plus del square psi divided by del z square plus 8 pi square m divided by h square e minus v psi is equal to 0. बस ये इक्वेशन को आपको दिमाग में रखना है, और कुछ इसके बारे में इन डिटेल्स आपको नहीं जानना. देखो बेटा ये क्या है मैं बता दे रहा हूं आपको. ये जो डेल होता है आप लोग पढ़ोगे, ये जो डेल स्क्वायर लिखा हूं मैं, ये जो डेल होता है यू विल स्टडी डिफरेंशिएशन. जब मैथ्स आएगी ना तो आप लोग डबल डिफरेंशिएशन इत्यादि पढ़ोगे, तो वहां पे आपके आइडिया क्लियर होगी कि ये डेल स्क्वायर का मतलब क्या है, ठीक है ना. और डेल एक्स स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है. जब आप लोग मैथ्स को डिटेल में पढ़ना शुरू कर दोगे तब आपको ये समझ आ जाएगी कि डेल स्क्वायर का मतलब क्या होता है. तो अभी फिलहाल दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, जस्ट आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना है कि ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है. ओके, वैसे एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है. ओके, वेव इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन 3-डायमेंशनल. याद करने का तरीका सिंपल है. देखो ऊपर में डेल स्क्वायर साई सबका रहेगा, डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर साई. ओके, और नीचे में तीनों एक्सिस, डेल एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस, डेल वाई स्क्वायर वाई एक्सिस, डेल जेड स्क्वायर जेड एक्सिस. ओके, और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ई टोटल एनर्जी, वी पोटेंशियल एनर्जी, ई माइनस वी साई वेव कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. बस आपको ये दिमाग में इक्वेशन रखना है, इससे रिलेटेड कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी और कोई दिमाग नहीं लगाना. बस थोड़ा सा 2-4 बार देख लो कि दिमाग में रहे. एग्जाम में कंफ्यूज क्या करेगा, वो इसको कभी क्या कर देगा, इधर लिख देगा डेल स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख देगा डेल स्क्वायर एक्स, और ऊपर में लिख देगा डेल साइन स्क्वायर.
कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देगा आपको, और यहाँ पे हो सकता है साई को साई स्क्वायर बना देगा, या v e माइनस b को v माइनस e लिख देगा। तो ऐसा वो लोग करते हैं। तो आपको दिमाग में वेरी सिंपली रखना है, ऊपर में डेल स्क्वायर साई, सब में डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर साई, तीनों एक्सेस डेल एक्स स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर, डेल जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर बाय m s स्क्वायर e माइनस b साई इज इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन आपको दिमाग में रखना है और कुछ। ओके, यही है स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, एक इलेक्ट्रॉन की जो मूव करती है 3 डायमेंशन में। और अभी आप इस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते हो, जब डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे, इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, तब ये समझ आएगी अच्छे से। ओके, फिर डबल फिलहाल के डिफरेंशिएशन है। लिए और कुछ नहीं, आगे चलते हैं। जो मेन चीज है, आपको मैंने बोला था कैलकुलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, मेन चीज है इसका कॉन्सेप्ट समझना, और अब कॉन्सेप्ट आ रहा है सॉल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। अब सॉल्व कैसे हुआ, देखो एक कहानी बताता हूँ। स्क्रॉडिंजर इक्वेशन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जब उसको किया जाता है और केमिस्ट को, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब उनको वो समझ आना शुरू होता है, तभी स्क्रॉडिंजर बोलता है कि यहाँ पे एजम्पशन पकड़ लो, क्योंकि आपने देखा है कि हर जगह एज्यूम है, यहाँ इट एज्यूम्स दैट। तो केमिस्ट को उसका एप्लीकेशन समझ आता है, केमिस्ट उसका एप्लीकेशन अच्छे से समझता है, उसकी जरूरत कहाँ पे है वो अच्छे से समझता है, और उसकी कॉन्सेप्ट क्या है केमिस्ट्री के लिए वो समझता है। बट केमिस्ट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को यदि समझने जाए तो क्या होता है, जब उसे समझ आएगी तब वो देखेगा कि स्क्रॉडिंजर ने एजम्पशन पकड़ लिया, फिर जहां आपको समझ आया फिर देखोगे कि स्क्रॉडिंजर ने एजम्पशन पकड़ लिया। तो इस तरह बार बार एजम्पशन को पकड़ा गया है। जब आप स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को इन डेप्थ में जाओगे देखोगे, पर आपको बेटा दिमाग लगाने की जरूरत एकदम नहीं है इसमें। स्क्रॉडिंजर इक्वेशन समझना नहीं है, आपको समझना है स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, कि वो एटम में किस तरह लागू होती है, और वो आपको अब समझ आएगा। कैसे सॉल्व हुआ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन उससे हमको कोई मतलब नहीं, मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। जब स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सॉल्व किया गया, अब मेन केमिस्ट्री का पार्ट आता है यहां से। जब स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो दो वैल्यूज मिली, E1 और उसका कॉरस्पॉन्डिंग psi1। ध्यान से सुनिएगा, दो वैल्यूज मिलते हैं एक बार सॉल्व, मतलब जैसे क्या होता है देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, दो आंसर्स आते हैं, है ना। वैसे ही स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने से बहुत सारे आंसर आते हैं, 3 आंसर आ सकते हैं, 5 आंसर आ सकते हैं, 7 आंसर आ सकते हैं। मतलब वो क्या होगा, E1 psi1 ये एक आंसर, E2 psi2 ये दूसरा आंसर, E3 psi3 ये तीसरा आंसर, E4 psi4, E5 psi4 5। तो जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से एक से ज्यादा आंसर आते हैं, वैसे ही स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करोगे तो आपको 3, 5, 7, 10 बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं, और ये एक सेट ऑफ आंसर होता है। E1 psi1 एक सेट ऑफ आंसर, E2 psi2 दूसरा सेट ऑफ आंसर, E3 psi3 तीसरा सेट ऑफ आंसर। ओके, अब देखना है यहाँ पे ध्यान से ये कहानी, ये E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 जो सॉल्यूशन आती है स्क्रॉडिंजर इक्वेशन की वो क्या होते हैं, E1, E2, E3, E4, E5 होते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। वेरी सिंपल में आप सभी को मालूम है कि एनर्जी जो होता है वो कुछ ही वैल्यू पकड़ सकता है। जैसे यहाँ पे E1 और E2 के बीच में कोई तो कोई वैल्यू होगा, पर वो वैल्यू एटम नहीं पकड़ेगा। ओके, मैंने बोला था ना कि एनर्जी के कुछ ही वैल्यूज एटम पकड़ सकते हैं, और स्क्रॉडिंजर के इक्वेशन में यही आया कि एनर्जी का कुछ ही वैल्यू हो सकता है, जैसे E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, पर E1 और E2 का कोई भी वैल्यू एटम नहीं पकड़ेगा अपनी एनर्जी। ओके, तो ये तो पता चल गया कि स्क्रॉडिंजर के इक्वेशन में क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल आ रहे हैं, मतलब एनर्जी के
स्क्रॉडिंजर के थ्योरी में कि एनर्जी का सारा वैल्यूज नहीं पकड़ा जा सकता, कुछ ही वैल्यूज आते हैं, E1, E2, E3, E4, E5 और कुछ आ सकते हैं, ओके। बट E1 और E2 का बीच का कोई भी वैल्यू एटम नहीं पकड़ सकता। ध्यान देना, E1 और E2 का कोई भी वैल्यू एटम नहीं पकड़ सकता है बीच का। E2 और E3 का बीच का कोई वैल्यू होगा ना, E2.5, E2.6, ये सब एनर्जी का वैल्यू नहीं होगा। समझे बात को? क्या होगा? सिर्फ E1 या E2, E3, E4 या E5, वो होगा क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। और E1 के कॉरस्पॉन्डिंग psi1, E2 के कॉरस्पॉन्डिंग psi2, E3 के कॉरस्पॉन्डिंग psi3, psi4, psi5 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये psi1 क्या होता है। E1 तो हो गया एक एनर्जी लेवल और psi1 हो गया इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की सारी कुंडली। इन सिंपल शब्द कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जितना सारा इंफॉर्मेशन होता है इस एनर्जी लेवल में, E1 एनर्जी लेवल में, वो स्टोर्ड होता है psi1 में। तो psi होती है बेसिकली ऑल डायनेमिक इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायनेमिक मतलब मोशन वाला इंफॉर्मेशन। डायनेमिक मतलब क्या होता है? मोशन। तो ध्यान से सुनो, साई क्या होता है ये समझ लो। इन सिंपल इलेक्ट्रॉन का कुंडली होता है। जैसे एक इंसान के बारे में जानना है कि वो जन्म लेगा, फिर पढ़ेगा क्या, बड़ा होके क्या बनेगा, मरेगा कब, इत्यादि हर कुछ, वैसे ही स्क्रॉडिंजर का इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये जो साई आता है ये इलेक्ट्रॉन का सारा कुंडली होता है। बोले तो इलेक्ट्रॉन का मोशन, डायनामिक मतलब मोशन से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर में आपको मिल जाएगा। समझ गए बात को? तो इलेक्ट्रॉन यदि एनर्जी लेवल 1 में है तो उसके बारे में सारा मोशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस psi1 में स्टोर्ड होगा। E2 इंफॉर्मेशन E2 एनर्जी लेवल में psi2 में होगा। E3 में होगा तो सारा डायनामिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन psi3 में होगा। वैसे ही तो आपको यहां से सिर्फ इतना ही समझना है। ध्यान से देखिए, स्क्रॉडिंजर का इक्वेशन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ कोई मतलब नहीं, क्या क्या आया, E1 और उसका कॉरस्पॉन्डिंग psi1, E2, psi2, E3, psi3, वैसे बहुत सारे वैल्यूज। E1, E2, E3, E4, E5 डॉट डॉट क्या है? एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और ये कुछ ही हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते। E1 और E2 का बीच का कोई वैल्यू नहीं होगा। ओके, होगा तो E1 या E2, E1.5, E1.6 ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। और इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का जो सारा डायनेमिक इंफॉर्मेशन है वो कहां मिलेगा? psi1 में मिलेगा। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन के सारे डायनेमिक इंफॉर्मेशन कहां स्टोर्ड होता है? दे देगा E1 या psi1। तो आंसर क्या होगा? psi1, psi1, psi1। वेरी गुड। अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना, साई क्या होता है? वेव फंक्शन। मैथमेटिकल है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को वो अपने अंदर में स्टोर करके रखता है। बस आपको इतना ही दिमाग लगाना है। ओके, अब चलो आगे देखेंगे और थोड़ा डेप्थ में। आदित्य, आदित्य दिमाग पे लोड नहीं ना पड़ रहा बेटा? आज बोलो, कुछ बोलो बेटा। आदित्य समझ में आ रही है बेटा? कोई लोड नहीं ना पड़ रहा दिमाग पे? यस सर। ठीक है, अर्पित आप बताओ। आ रही है सर समझ में। आ रही है समझ में। दीक्षा बेटा, दीक्षा, दीक्षा समझ आ रही है? ओके, लवान्या। यस सर। ओके बेटा, ध्यान दे रहा हूँ। मानसी समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? बताओ बेटा। यस सर, समझ आ रही है। ओके, प्रियांशी
Yes, sir. ओके, नहीं समझ आएगी तो रोकना है मुझे, ठीक है ना, दिमाग पे एकदम लोड नहीं लेना है, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसकी जो हार्ड वाला पार्ट है उसको हमको अभी पढ़ना ही नहीं, ओके। और केमिस्ट्री वाला, देखो मैथ वाला पार्ट है वो हार्ड है, केमिस्ट्री वाला पार्ट क्वाइट इजी है इसका। अब देखिएगा, द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, देखो हम लोगों ने स्क्रॉडिंजर के इक्वेशन को सॉल्व किया, हमको क्या मिला, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, और साथ में उन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का अपना वेव फंक्शन है ना। स्क्रॉडिंजर के इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें E1 और उसका करस्पॉन्डिंग साइन, E2 और उसका करस्पॉन्डिंग साइन, यही सब मिला है। तो स्क्रॉडिंजर के इक्वेशन को सॉल्व करने से जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल और उनका वेव फंक्शन मिला, यदि हमको करना है तो 3 क्वांटम नंबर का हम इस्तेमाल करेंगे, 3 फिक्स्ड नंबर का इस्तेमाल करेंगे। इन सिंपल में समझो कि 3 क्वांटम नंबर क्या होती है, एक एड्रेस टाइप की होती है, ओके। मतलब आपका कोई घर का वहां पहुंचना है तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो, 117 दिस हाउस, फिर आप गली का नाम लिखोगे और फिर आप रोड का नाम लिखोगे। वैसे ही ये तीनों क्वांटम नंबर एक एड्रेस टाइप का होता है जो हमें बता देता है उस एनर्जी लेवल के बारे में, अंडरस्टूड। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, उस घर के एड्रेस में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, वैसे ही इन एनर्जी लेवल का एड्रेस को अच्छे से बताने के लिए 3 फिक्स्ड नंबर का इस्तेमाल होता है, ओके। वो 3 फिक्स्ड नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ नहीं होता है, आप लोग बोर के मॉडल में पढ़े हो, n equal to 1 2 3 dot 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 k l m n इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है ना। उसके एड्रेस को अच्छा से बताना है तो हम लोग 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बोर्ड ने बताया था, नील बोर्ड ने बताया था ना, k सेल l सेल m सेल n सेल, तो ये इलेक्ट्रॉन जहां रहता है उस एड्रेस का पहला पार्ट, ओके, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एड्रेस का दूसरा पार्ट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। एड्रेस का दूसरा पार्ट होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग शॉर्ट में L से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं। और थर्ड होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, M लिखते हैं और सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे में M लिखते हैं और नीचे में लिखते हैं L, ओके। समझ गए बात को। 3 क्वांटम नंबर, यदि हमको क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, ध्यान से सुनो बेटा बात को, वेरी टेक्निकल, दिमाग लगाना है, सिंपल में समझना है। यदि क्वांटम नंबर और उनके वेव फंक्शन को अच्छे से हमें समझना है, किसको अच्छे से समझना है, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन में जो सॉल्यूशन आया था, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के सॉल्यूशन में क्या क्या आया था, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल और उसके वेव फंक्शन। यदि इन दोनों को हमें अच्छे से समझना है तो हमें 3 फिक्स्ड नंबर का इस्तेमाल करना है।
वो तीन फिक्स नंबर या बोलो तो तीन क्वांटम नंबर क्या क्या होंगे? पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर और थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन तीनों को एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। हो सकता है आज ही पढ़े, हो सकता है नेक्स्ट क्लास तक जारी कीजिए। ओके, तो ठीक है, अब ध्यान से सुनो। आपके घर का जो एड्रेस है, ठीक है ना, और आपके बगल वाले पड़ोसी का जो घर का एड्रेस है, उस एड्रेस में क्या गली नंबर और शहर का नाम सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। Yes, sir. हो सकता है। बोलने का मतलब है आपका घर का एड्रेस और आपके पड़ोसी के घर का एड्रेस में सारे चीज सेम नहीं हो सकते हैं। कोई भी दो चीज सेम हो सकता है, पर तीसरा चीज तो डिफरेंट होगा, है कि नहीं? आपका घर का एड्रेस और आपके पड़ोसी के घर का एड्रेस में क्या हर चीज सेम होगा? No, sir. नहीं, कोई एक ना एक चीज डिफरेंट होगा। वैसे ही E1 एनर्जी लेवल जो है E1 एनर्जी लेवल जो है उसका, इसका वैल्यू कुछ, इसका वैल्यू कुछ, इसका वैल्यू कुछ। E2 एनर्जी लेवल का इसका वैल्यू कुछ, इसका वैल्यू कुछ, या इसका वैल्यू कुछ। कोई भी दो एनर्जी लेवल का, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, कोई भी दो एनर्जी लेवल का ये तीनों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। जैसे दो घर का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। हो सकता है कि दो क्वांटम नंबर सेम हो जाए दो एनर्जी लेवल का, पर तीसरा तो डिफरेंट होगा। ओके, समझ गए बात को? जैसे दो घर का एड्रेस में हर कुछ सेम नहीं हो सकता, वैसे ही एक एनर्जी मतलब दो एनर्जी लेवल में हर कुछ सेम नहीं हो सकता। कोई ना कोई पार्ट को डिफरेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है ना? हो सकता है दो सेम हो, ये दो सेम हो सकता है तीसरा डिफरेंट हो सकता है ये दो सेम हो, ये तीसरा डिफरेंट हो, पर तीनों कभी भी सेम नहीं है। ओके, हो सकता है तीनों भी सेम ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, समझ आ गई आपको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा? बढ़िया से एड्रेस बताएगा एनर्जी लेवल का। बात खत्म, और कुछ नहीं। किसी को इसमें कोई डाउट तो मुझसे पूछो, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ। बेटा किसी को डाउट हाँ या ना बोलो जल्दी से, नहीं तो कुछ बोलो। No, sir. नो, अरे कुछ तो बात करो। पढ़ाई कैसा चल रहा है? घर में पढ़ते हो कि सिर्फ सोए रहते हो? बताइए, अरे कुछ तो बोलो भाई। कि टीवी देखते हो? टीवी पे भी तो कुछ नहीं आती है, रामायण भी खत्म, महाभारत चल रहा है। बेटा आप लोग कुछ प्लीज अपने बारे में बोलो कि कैसा लाइफ चल रहा है। एनीबॉडी? Sir. अच्छा चल रहा है? Yes, sir. चल रहा है। यस। बेटा ठीक है ना, चलो एक दिन मैं अलग से टाइम निकालूंगा, आप लोगों से पर्सनली बात करेंगे, ठीक है? पर फिलहाल स्क्रॉडिंजर इक्वेशन से दूर नहीं जाते, क्योंकि इससे दूर जाएंगे तो टॉपिक समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा पानी पी, 2 मिनट। सर, हाँ बोलिए बेटा। सर हम पूछना चाहते हैं कि सर आप ये सर वो डाउट क्लास कब करवाएंगे? अभी पूछो डाउट, क्या डाउट बोलो। नो सर, अभी नहीं सर, मतलब एक सर आप बोले थे ना सर डाउट क्लास करवाएंगे। अच्छा करवा देंगे बेटा, जब बोलोगे आप लोग तब निकालेंगे। देखो डाउट क्लास क्या है मैं बताता हूँ आपको। श्रीवास्तव क्लासेस ऐप आपके पास है कि यस सर। नहीं? यस सर। है तो आप उस श्रीवास्तव क्लासेस में 8:30 बजे रात के बाद कभी कोई डाउट डालो, मैं लाइव रहूंगा। ओके सर। जैसे आज क्लास हुआ ना, अभी क्लास हुआ, तो आज यस सर। 8:30 बजे के बाद आपका जो भी डाउट डालना होगा आप डालना। उसमें ऐप है ना आपका, ऐप में जी एक सर। चैट सेक्शन है, देखिए हो? यस सर। यस सर। हाँ, ऐप में चैट सेक्शन में जाना। मैं 8:30 बजे रात के बाद कभी भी आपको लाइव मिल जाऊँ, ठीक है? उसमें डाउट डालो, मैं सॉल्व कर दूंगा। मैं 8:30 बजे रात के बाद हर दिन उस क्लास के बाद अवेलेबल हूँ। जैसे आज आपका क्लास होगा तो 8:30 बजे रात के बाद आप अपने डाउट को डाल सकते हो, मैं लाइव चैट में आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है ना? ओके, ओके सर। यस सर। मिटा दूं इसको? चलिए, अभी तक हम लोगों ने जो
देखा उसको ध्यान, एक स्क्रॉडिंजर की इक्वेशन थी, हमारे पास एक स्क्रॉडिंजर की इक्वेशन थी, वो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने उसको सॉल्व किया, हम लोगों ने नहीं सॉल्व किया, बस सॉल्व हो गया, समझ लो, सॉल्व किया, सॉल्व किया, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल where an electron can stay। ध्यान से देखिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। यदि कोई बच्चा कहीं पीछे कुछ मिस कर गया होगा, उनका भी सारा क्लियर होता है। हमारे पास एक स्क्रॉडिंजर इक्वेशन था, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, बोले तो फिक्स्ड एनर्जी लेवल, बोले तो रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी लेवल, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सॉरी, जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्क्रॉडिंजर और सॉल्व करने के बाद हमें क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल मिला, जहां पे इलेक्ट्रॉन कैन स्टे, बोले तो वहां पे रह सकता है। अब ये कैन स्टे शब्द का मतलब समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जहां पे कैन स्टे, ये सब इलेक्ट्रॉन रह, इलेक्ट्रॉन जहां पे रह सकता है दैट इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके, इलेक्ट्रॉन जहां पे रह सकता है दैट इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। नील बोर के कॉन्सेप्ट में ऑर्बिट बोला गया था, ध्यान से सुनिएगा, नील बोर के कॉन्सेप्ट में ऑर्बिट बोला गया था, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो शब्द बोल रहा हूं, नील बोर ने बोला था के सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, इसमें इलेक्ट्रॉन को रहना है। एल सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, रहना ही है। एम सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। नील बोर ने और कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रहना है, बट स्क्रॉडिंजर का इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के बाद क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल मिला और उसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसको हम लोग बोले एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ध्यान से, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती है, मानो आपका ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इस पोजीशन पे है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कहां पे है? वो रेड से जो मार्क किया हुआ पोजीशन है वहां पे है, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, अंडरस्टूड? बोलने का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड एनर्जी जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा दैट इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। यदि आप एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन करो, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding an electron is maximum। बेटा देखो, यदि एक बार में ये चीज नहीं समझ आ रही है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है ना, और मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-3 बार रिपीट करने का, और इस वीडियो को आप लोग 2 बार देख लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट फिर समझ आ जाएगी आराम से, एक बार में नहीं समझ आएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल वो जगह है, वो जगह है न्यूक्लियस के चारों ओर, एटॉमिक ऑर्बिटल वो जगह है न्यूक्लियस के चारों ओर जहां चांस है, प्रोबेबिलिटी तो आप लोग जानते ही हो, जहां पे मैक्सिमम चांस है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का। समझे बात को, ध्यान से सुनो, नील बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन ये घर में मिलेगा ही मिलेगा, के सेल,
एल शेल में मिलेगा ही मिलेगा, पर स्क्रॉडिंजर ने ये कॉन्सेप्ट को बदल दिया कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का संभावना मैक्सिमम होगा जिस जगह पे, तो उसने उस जगह को बोला एटॉमिक ऑर्बिटल। अंडरस्टूड? ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बेसिक क्या फर्क आ गई, स्क्रॉडिंजर के इक्वेशन से हमें मिला ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल वो जगह होती है का चांस ज्यादा है। तो बोले तो जो कॉन्सेप्ट पहले चलता था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ में एकदम घूमता रहेगा, वो हो गई खत्म। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का अब जो बात होगा, वो कॉन्सेप्ट ये मत रखना कि एकदम वो गोल सा सर्कल में मिलेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात होती है पाए जाने की, वो चांस में बात होती है कि मैक्सिमम चांस है जहां पे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रहता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। आप सिंपल में कहावत सुने होंगे ना कि एक मौलाना है, मौलाना समझते हो ना, जो नमाज पढ़ता है मस्जिद में, यस सर, पूछना है तो कहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम टाइम? मस्जिद में। मस्जिद में मिलेगा एक मौलाना मैक्सिमम टाइम। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को यदि खोजना है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, तो वो मिलेगा ऑर्बिटल में। ओके, नील भोर का जैसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा घर में, इलेक्ट्रॉन मिलेगा प्लेग्राउंड में, इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहीं भी, पर वो कहानी खत्म। अब बात आई मैक्सिमम चांस, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जहां इलेक्ट्रॉन रहेगी, दैट इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ गए बात को बेटा? क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट? ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रॉडिंजर इक्वेशन सॉल्यूशन हुआ, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल मिला जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है और जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का मैक्सिमम संभावना है, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस रफली 95%, रफली 95% चांस है कि इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, पर 100% आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हाइसेनबर्ग ने भी बोला था ना बेटा कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बता सकते हो, आप चांस में बात कर सकते हो, इतना जगह में बात कर सकते हो जहां इतना जगह में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, आपके कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ एरर आएगी। हाइसेनबर्ग ने बोला था कि नहीं, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, हाइसेनबर्ग ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली लोकेट करना पॉसिबल नहीं है, उसके एरर आना ही है उसके पोजीशन को लोकेट करने में। तो वही हाइसेनबर्ग ने भी क्वांटम थ्योरी में दिया था अपना पार्ट, श्रोडिंगर ने भी दिया था अपना पार्ट, तो साफ आपको श्रोडिंगर के इक्वेशन में भी समझ आ गया होगा, हाइसेनबर्ग के इक्वेशन में मैंने बताया ही कि एग्जैक्टली लोकेट करना तो इम्पॉसिबल है। ओके, चलो अब एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है उसको हम लोग देखते हैं। Some very important lines I am writing. These are the 4-5 पॉइंट जिसमें मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4-5 पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, मेंस में इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द एटॉमिक ऑर्बिटल is the wave function psi of an electron in an, बेटा आराम से, एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने क्या बोला था थोड़ा देर पहले कि जो साई होता है दैट इज वेव फंक्शन, ये जो साई होती है दिस इज वेव फंक्शन, और वो इलेक्ट्रॉन का सारा कुंडली होता है ना, मैंने बोला था थोड़ा देर पहले कि ये जो साई होता है इसको हम लोग वेव फंक्शन बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की सारी कुंडली। ओके, और आपकी जो कुंडली होती है वो कहाँ मिलेगी, जहां पे आप पाए जाओगे, ऑब्वियसली आप जहां जहां रहोगे वहां वहां कुंडली बताएगी आपके बारे में। तो बेसिकली वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का कुंडली है जिसका नाम है एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ गए बात को? वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का कुंडली है जिसका नाम है एटॉमिक
एटॉमिक ऑर्बिटल है। ओके, वेव फंक्शन जो है वो क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। द एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक इलेक्ट्रॉन का, ध्यान से सुनो, एक इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसका वेव फंक्शन। ओके, इसका वेव फंक्शन। अब देखना ध्यान से, E1 जो होती है एक एनर्जी लेवल होती है और उसका कोरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन psi1, E2 psi2। बोलने का मतलब E1 एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल में मिलेगा, है कि नहीं। मतलब देखो, कुंडली कुंडली बोल मिलेगा जहां पे आप मिलोगे। सिमिलर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जहां पे मिलेगा वो पे उसका सारा इंफॉर्मेशन आपको। एक बात बताओ, आपके बारे में तो मैं बताऊंगा, सबसे पहले आपका घर जाऊंगा, फिर आपका मैं स्कूल जाऊंगा, फिर आपके दोस्तों से मिलूंगा। बोलने का मतलब क्या है, आपके बारे में सारा इंफॉर्मेशन यदि हमको निकालना है तो मैं वहां जाऊंगा जहां जहां पे आप रहते हैं। ओके, समझ गए बात को। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी लेवल E1 में इलेक्ट्रॉन का सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा कहां, एटॉमिक ऑर्बिटल 1, और एटॉमिक ऑर्बिटल 1 इज psi1। E2 एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा एटॉमिक ऑर्बिटल 2 या बोलो तो psi2 में। ओके, तो psi कुछ नहीं होती है, psi एक वेव फंक्शन है और psi वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पाया जाता है, और जहां पे पाया जाता है वहां पे उसकी सारी कुंडली रहती है और सारी इंफॉर्मेशन रहती है। ओके, क्लियर। पर एक छोटा चीज और आपको दिमाग में रखना है, psi does not have any physical significance। यदि थोड़ा अपने दिमाग को पीछे ले जाओगे तो मैंने क्या बोला था, साई एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वेव का। सबके दिमाग में ये बात आई, मैंने बोला था ना, साई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एक वेव का। याद आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, मैंने बोला था साई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वेव का। अब मुझे एक बात बताओ, मैथ अपने माइक को बंद करो, किसी का माइक ऑन है। मेरा बोलने का मतलब है कि मैथ्स साई क्या था, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। ओके, मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले। और बताओ एक बात मुझे, क्या मैथ आपको फिजिकल वर्ल्ड में कहीं मिलेगा? ए स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन ax² + bx, नो सर। ये कहीं आपको वर्ल्ड में दिखाई देता है कि ये घूम रहा है? नो सर। क्या y = mx + c, ये कहीं आपको दिखता है कि दुनिया में घूम रहा है ये चीज? नहीं। नो सर। मैथ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, मैथ का एप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है ना। मैथ दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करती है, मैथ का एप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है। ओके, तो बोलने का मतलब सिर्फ क्या है, साई जो है ना वो सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आप बोलो कि एटॉमिक ऑर्बिटल कोई ऐसा गोल सा जगह है, नहीं। एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ मैथ है, सिर्फ एक मैथ्स है वो, और वो मैथ्स बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में कि वो कहां कहां मिलेगा। समझे बात को? फिर से देखो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, 2 मिनट समझो। साई एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन तो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, मैथमेटिकल इक्वेशन का एप्लीकेशन मिलता है। बोले तो साई का एप्लीकेशन मतलब साई से जो जो चीज इंफॉर्मेशन हमें मिली वो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां मिलता है, जस्ट। और
एटॉमिक ऑर्बिटल का कोई एग्जिस्टेंस होता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जैसा कोई चीज नहीं होता है कि ऐसा गोल जैसा चीज है एटॉमिक ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन जस्ट ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि बोर का भी मॉडल था तो क्या एटम में ऐसा ऐसा गोल गोल कुछ होता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो जस्ट ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो ये जो साई है इसका कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, ये जस्ट एक मैथ्स है जो मैथ्स हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कहां मिलेगा। ओके, समझ गए बात को? तो देखो ये क्वेश्चन पूछी गई है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आप बच्चे हो, मैथ्स पढ़ते हो, सब जानते हो कि मैथ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, वैसे ही साई भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। साई का एप्लीकेशन दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मिला जाएगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जिस जगह में मिलेगा उसको हम जस्ट बोल दिए एटॉमिक ऑर्बिटल, और कुछ नहीं। ओके, एजम्पशन, ओनली एजम्पशन। अब देखिएगा एक चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग an electron is proportional to बहुत इंपॉर्टेंट, probability of finding an electron is proportional to size जाता है। probability, chance of finding an electron is proportional to किससे? साइज से प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू मॉड साइज स्क्वायर। ओके, मॉड साइज स्क्वायर, और ये होती क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। मॉड साइज स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी में बहुत फर्क है। वो फर्क क्या है, सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करो कि ये एक मेटल का रॉड है, ये एक मेटल का रॉड है। ओके, इसका लेंथ है 5 मीटर, इसका लेंथ है 5 मीटर। मैंने आपको बोला कि इसका लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू 2 kg पर मीटर। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बोला कि लीनियर मास डेंसिटी इज 2 kg पर मीटर। बोलने का मतलब क्या है कि 1 मीटर यदि आप इस आयरन का रॉड का लोगे, 1 मीटर यदि इस आयरन का रॉड का लोगे तो उसका मास कितना होगा? 2 kg। 2 kg। ठीक है ना। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 मीटर में कितना मास है, तो 1 मीटर में इसका मास कितना है? 2 kg है। ठीक है ना, गॉट इट। अब आप क्या करो, यदि आपको 5 मीटर का कितना मास है तो आप कैसे निकालोगे? 5 मीटर इंटू 2 kg पर मीटर। मीटर गया तो आ गया कितना? 10 kg। ओके, और सिमिलरली आपको बोला जाए कि 10 मीटर का कितना मास होगा, तो 10 मीटर को किससे इंटू करोगे? 2 kg पर मीटर, तो मीटर मीटर जाएगा, ये आ जाएगी 20 kg। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, देखना ध्यान से, लीनियर मास डेंसिटी से, देखो बेटा ध्यान से सुनो, लीनियर मास डेंसिटी से लेंथ को इंटू कर रहा हूं। लीनियर मास डेंसिटी को लेंथ से इंटू कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है टोटल मास। यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी को लेंथ से इंटू कर रहा हूं तो टोटल मास मिल रही है। सिमिलरली साई स्क्वायर, मॉड साई स्क्वायर को आप यदि छोटे से लेंथ से इंटू करोगे, dx का मतलब होता है छोटा सा लेंथ, और छोटा से लेंथ से मैंने मॉड साई स्क्वायर को इंटू किया तो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन
in small distance dx, ठीक है ना। ये वाला है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जिस तरह मैंने लीनियर मास डेंसिटी को लेंथ से इनटू किया तो मुझे मिला मास, उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मैं इनटू करूंगा छोटा सा लेंथ से तो मुझे मिलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दैट डिस्टेंस। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी में फर्क समझ आ गया। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये मॉड साई स्क्वायर, बेटा ये बाहर हो, मॉड साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और इसको आप यदि छोटे से लेंथ से इनटू कर दोगे तो आपको मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी। समझ गए? वैसे ही मॉड साई स्क्वायर को आप इनटू कर दोगे डीवी से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल डीवी, स्मॉल वॉल्यूम। वैसे ही आप यदि साई स्क्वायर को इनटू कर दोगे डीए से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल एरिया। समझ के बात को? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी में फर्क। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जो है वो किससे प्रोपोर्शनल है? मॉड साई स्क्वायर से। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी किससे प्रोपोर्शनल है? मॉड साई स्क्वायर से। ओके, बट दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी। ओके, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कब प्रोबेबिलिटी बनेगी? जब आप उसको छोटा सा लेंथ या छोटा सा वॉल्यूम या छोटा सा एरिया से इनटू करोगे तब आपको पता चलेगा कि उस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का कितना प्रोबेबिलिटी है। बात खत्म। तो बोलने की मतलब क्या है? जिस तरह लीनियर मास डेंसिटी का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है उस तरह इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि यदि इसको मैं छोटा सा लेंथ या छोटा सा वॉल्यूम या छोटा सा एरिया से इनटू इलेक्ट्रॉन की कितना चांस है उसका पाए जाने का। वेरी सिंपल। तो साई स्क्वायर इट हैज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। समझ गए बात को? देखो मैं सिंपल शब्दों में बोलता हूं, टॉपिक थोड़ी सी घूमी हुई है। मैंने पहले भी बोला था कि स्टार्टिंग में बच्चों को टफ लगता है, पर यदि इसको आप एक या दो बार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लेना। इस पोर्शन 2 से 3 बार जहां देख लिए आपको पूरी चीज समझ आ जाएगी। ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन इज नॉट अ वेरी इजी थिंग। ये एप्लीकेशन वो केमिस्ट्री में समझना है, और खासकर मैंने जितना आपको बता दिया दैट इज टू मच। ओके, आपकी सारी एडवांस्ड मेन सब कुछ हो जाएगी उसमें, बट आपको इस चीज को 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। एक बार में थोड़ी मुश्किल होगी कुछ बच्चों को समझने की। मैं सारे बच्चों को नहीं बोल रही, सब कुछ बच्चे की मैटर हाई होती है, इंटेलिजेंस लेवल हाई होती है। हो सकता है वो एक बार में समझ जाए। जो एक बार में समझ गए होंगे मैं उनको नहीं बोल रहा, पर जिनको एक बार में नहीं समझ आया होगा पेशेंस मत लूज करना। इस वीडियो पे 2 से 3 बार देख लेना। 2-3 बार इस वीडियो को देख लोगे हर कुछ समझ आ जाएगी। फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं कि आपकी आइडिया क्लियर हो जाए। एटॉमिक ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? आप लोग बोलिए, एटॉमिक ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? वेव फंक्शन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन को। तो साई क्या होती है? साई इज इक्वल टू वेव फंक्शन स्लैश एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है ना? मैं जो जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब दो, सब कुछ क्लियर रहेगा। साई क्या होता है? वेव फंक्शन या एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है ना? साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस क्यों नहीं हो सकता? वो रियल में एग्जिस्ट रियल में नहीं करता, वो मैथ नहीं करता, मैथमेटिकल रिप्रेजेंट। ठीक है ना? क्या एनर्जी लेवल चेंज होगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साई चेंज होगा या उसका कुंडली बदलेगा? यस सर। हर एनर्जी लेवल का अपना साई का इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगा। मॉड साई स्क्वायर होता क्या है? प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और यदि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को किसी छोटे लेंथ या छोटे वॉल्यूम या छोटा एरिया से इनटू करें तो हमको क्या मिलता है? प्रोबेबिलिटी। यस, वेरी गुड।
तो का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि इसको छोटा लेंथ, छोटा वॉल्यूम और छोटा एरिया से इनपुट किया जाए तो हमको एक फिजिकल चीज इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा। और ये साइड तो जस्ट क्या है, इसकी कोई फिजिकल सॉल्यूशन नहीं है, ये तो एक सॉल्यूशन है पर इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये जस्ट एक जगह ओके जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। और ये मैथ्स है, इट इज अ सॉल्यूशन टू मैथ्स। ओके, बात खत्म। और इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी में फर्क। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को छोटे से इनटू करो तब मिलेगा प्रोबेबिलिटी, ओके, नहीं तो दिस वन इज सिर्फ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, ये दिमाग में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच ऑफ देम हैज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस, मॉड साई स्क्वायर, साई, सिर्फ साई स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, मॉड साई स्क्वायर का वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकता है? नो सर, कभी नहीं। आप लोग मॉड्यूलस आई सपोज फिजिक्स में पढ़ लिए होंगे अभी तक, मॉड्यूलस ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव तो हट जाती है उससे, है कि नहीं? यस सर, यस सर, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ये तो हो गई श्रोडिंगर की सारी कहानी। तो अब बेटा सुनो ध्यान से, अब आपके जूनियर्स आपसे कभी भी पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन ए सेल में मिलेगा, एल सेल में मिलेगा, एम सेल में मिलेगा, ऐसे बोलोगे? नो सर, नहीं, हम किस कैसे बात करेंगे, चांस में बात करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस हो सकता है, ठीक है ना? 100% इलेक्ट्रॉन को आप बोल दोगे कि यहाँ मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना? गॉट इट? तो ये तो हो गई पूरी श्रोडिंगर इक्वेशन की किस्से। देखो बेटा, साइंस पढ़ा रहा हूं तो एक बात आपको बोलूंगा, टूटना मत साइंस में कभी भी। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग भी अपने जमाने में जब प्रिपरेशन कर रहे थे अपनी, तो हम लोगों को भी चीज एक बार में नहीं समझ आई। तो हमारे जमाने में तो इतना फैसिलिटी नहीं था कि टीचर, हम लोग जाते थे टीचर के पास तो टीचर से मतलब डाउट के लिए, मतलब आज मिलो तो वो 10 दिन बाद हमें डाउट बताता, पर उसकी चिंता मत करो, हम लोग हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। पर साइंस में टूटना मत बेटा। देखो, यदि एक बार में कोई चीज नहीं समझ आई तो उसको दोबारा देख लो। और यदि आपको नहीं समझ आ रही है तो इसका मतलब है कि आप कंसंट्रेशन वहां पे नहीं लगा रहे हो, या तो उब चुके हो उस चीज। अपने ब्रेन में कभी भी चिड़चिड़ाओ मत। यदि कोई चीज, कुछ बच्चे जो वीक होते हैं, माइंड देखो वीक और इंटेलिजेंट ये मान लो दुनिया में होता है, एग्जिस्ट करती है ये सब, कि कुछ बच्चे आर इंटेलिजेंट, कोई बच्चे कुछ चीज को जल्दी सीख लेते हैं, इन्हीं को टाइम लगता है सीखने में। पर यदि रेगुलरली मेहनत किया जाए तो इंटेलिजेंसी ग्रो होती है, ये प्रूव। ओके, देखो ग्रे मैटर बायोलॉजी की एक चीज होती है एंड दैट एग्जिस्ट, उससे आप मुंह नहीं पीछा कर सकते। पर मैं बोलूंगा टूटना नहीं है, चिड़चिड़ाना नहीं है। यदि कभी भी आपको लगे कि मुझे ये चीज नहीं समझ आई तो दोबारा देखो, नहीं समझ आई टीचर को क्लास के बिगिनिंग में टोको, नहीं समझ आई सर, सिंपल, क्योंकि आप अपना डाउट पूछोगे तभी मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और इतना तो वादा है कि आपका डाउट तो क्लियर हो ही जाएगा। और आप पूछो मुझसे, एक डेफिनेट टाइम ले लो, क्लास जिस दिन आज क्लास चला है तो 9 बजे के बाद या 8:30 बजे के बाद आप लोग चैट पे आओ, मैसेज करो, मैं आपको जवाब दूंगा वहां। और पर ये गलती नहीं करना है कि आपका यदि थ्योरी नहीं कंप्लीट है कि एक बार देखे सर नहीं समझ आया फिर दूसरा बार देखना ही नहीं। अरे बेटा आज आपके पास फैसिलिटी है, सोचो ना, ऑफलाइन क्लास में तो एक बार क्लास हुआ, टीचर पढ़ाया, कहानी सारा पार। पर ऑनलाइन क्लास में आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस है, आप इसको 5 बार 10 बार जितना बार चाहो उतना बार देख सकते हो। तो इतना तो पक्का है कि 2 या 4 बार देखोगे तो आइडिया तो क्लियर होना ही होगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इरिटेटेड मत होना, क्योंकि इस आईआईटी या मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने का जर्नी इतना सिंपल नहीं। टूट जाओगे तो कहानी खत्म हो जाएगी।
आपको चलते रहना है। और जीवन में एक चीज आपने पढ़ा होगा कि रास्ता कभी नहीं बंद होता है। यदि आप चलते रहोगे तो एक ना एक दिन इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर पहुंचोगे, और टूट जाओगे, भक्त नहीं पढ़ना है, तब कहानी वही। आपको चलते रहना है, और मेरा ये प्रॉमिस है कि दुनिया में रास्ता कभी भी बंद नहीं होता है। जंगल में भी जाओ ना, एक रास्ता पकड़ो छोटा सा, रास्ता कटा हुआ है और रास्ता जंगल के बाहर निकलता है। रास्ता लाइफ में कभी भी नहीं क्लोज होगा। एक जो वे होता है ना, एक जो रास्ता होता है, वो कभी नहीं बंद होता है, वो चलते रहता है, वो कहीं ना कहीं आपको निकालेगा। बस चलते रहो, साइंस को पढ़ते रहो, मजे मजे पढ़ते रहो, डाउट होती है बार बार पूछो, सॉल्यूशन आएगी और आपकी इंटेलिजेंसी भी ग्रो हो जाएगी। ये रिपीटेड प्रैक्टिस से ये प्रूव्ड है कि इंटेलिजेंसी ग्रो होती है। ओके, तो विद अ प्रॉमिस सब रखो अपने अंदर में कि टूटना नहीं है, पढ़ते रहना जो भी हो जाए, क्योंकि पढ़ने के दौरान इजी टॉपिक को इजीली समझ जाओगे, टफ टॉपिक में तो दिमाग लगता है। ओके, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस सीख लेते हैं। चलो अब देखो, इसको समझने के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। ऑर्बिट, ऑर्बिट, definite path followed by electron around the nucleus। ऑर्बिट तो वही होती है ना बेटा, जो बोर्ड ने बताया था, फिक्स्ड पाथ। डेफिनेट पाथ बोले तो फिक्स्ड पाथ, जो एक इलेक्ट्रॉन पकड़ता है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने के लिए, ये फिक्स्ड पाथ। और वाइटल क्या होती है? रीजन, रीजन जगह अराउंड द न्यूक्लियस where max probability of finding an electron। न्यूक्लियस के चारों ओर वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांस है, 100% नहीं, चांस है। ओके, नेक्स्ट, इट इज अ प्लेनर टू डायमेंशनल मॉडल। बेटा ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट नील बोर्ड ने दिया था ना, वो एक 2 डायमेंशनल प्लैनर मोशन थी। उनका कॉन्सेप्ट एक 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट था। वहीं ऑर्बिटर में हम लोगों ने देखा है कि 3 डायमेंशन, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन 3 डायमेंशन। श्रोडिंगर का इक्वेशन लिखा था मैंने, इट इज अ, या लिख सकते हो, इट डिपिक्ट्स a 3-dimensional motion of an electron। okay, maximum number of electron is 2n²। ये पढ़े हो गया। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2n² होता है, पढ़े हो ना। तीसरा घर में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तीसरा ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 18। पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 18, चौथा घर में 32। पढ़े हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2n²। कहां पे? ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी accommodated in an orbital। एक ऑर्बिटल में, देखो ऑर्बिटल वैसे तो कुछ होता ही नहीं है, आप लोग कभी समझ गए हो ना ऑर्बिटल क्या है? आई है, वैसा कुछ होता नहीं है, पर एक रीजन होता है। ओके, उस रीजन में आप नहीं ढूंढ सकते हो। ओके, ढूंढ सकते हो, समझ रहे हो ना, सकते वाला बात है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। ओके, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। स्फेरिकल इन शेप, मतलब सर्कुलर, सर्कुलर इन शेप। ऑर्बिट का जो शेप होता है सर्कुलर होता है। ऑर्बिटल दे हैव डिफरेंट शेप।
देखो अब देखो बेटा, कहानी सुनना ध्यान से। एटॉमिक ऑर्बिटल तो कोई ऐसा बाउंड्री नहीं है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, पर हाँ एक जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जहां पाया जा सकता है वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप आ सकती है कि नहीं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप आ सकती है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट शेप। ऑर्बिटल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मानते हैं हम। एक एस ऑर्बिटल हम मानते हैं, ओके, दैट इज स्फेरिकल। P is dumbbell shape। पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ने वाले हैं, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, सारे ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना है। एस ऑर्बिटल जो रहेगी वो स्फेरिकल शेप में रहेगी। पी ऑर्बिटल डम्बल। डम्बल आप लोग देखे हो ना, जो आप लोग स्कूल में जब कभी फंक्शन वंक्शन होता है, कट कट लकड़ी वाला जो रहता है, देखे हो? यस सर। लकड़ी यस जैसा सर। जो ऐसे लकड़ी यस का सर। कट कट लोग नहीं करते हैं, कोई यस सर। वो जो पेरेंट्स नाइट या कुछ होगा स्कूल में, धूप में करवाता है टीचर लोग, ऐसे ऐसे करो प्रैक्टिस पागल जैसा। ओके, दे हैव डिफरेंट शेप। ऐसे स्फेरिकल पीस डंबल, डी होती है डबल डंबल, सब आप लोग देखेंगे सीधा मतलब। डबल डंबल शेप, एफ होती है डिफ्यूज शेप होती है, डायमेंशनल शेप बाद में देखेंगे। कैनॉट अकाउंट फॉर शेप। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एक एटम या एक मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर शेप होता है, आप लोग तो जानते ही हो। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन को माने कि ऐसा स्फेरिकल ऑर्बिट में घूम रहा है और 2 डायमेंशनल, तो सबका शेप तो एक ही हो गया है ना। वहीं ऑर्बिटल का शेप अलग अलग है, तो हम लोग इससे एटम या मॉलिक्यूल का शेप के बारे में जानकारी ढूंढ सकते हैं। कैन नॉट अकाउंट फॉर शेप, कोई शेप का इंफॉर्मेशन ऑर्बिट से नहीं मिलेगा एटम या मॉलिक्यूल का, पर can account for shape। It can account for shape, क्योंकि देखो अलग अलग शेप है, डंबल शेप है, डबल डंबल शेप है, तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरह से अरेंज्ड है, तो उस मॉलिक्यूल की या उस एटम की शेप भी थोड़ी डिफरेंट, मतलब एटम मतलब उस मॉलिक्यूल की शेप थोड़ी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। गॉट इट? वी विल सी दैट। तो ये तो हुआ। और ऑर्बिट बोर का कॉन्सेप्ट है, तो हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो नहीं मानेगा। अगेंस्ट Heisenberg principle, or this one is supports Heisenberg principle। ओके, तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में मेजर यही फर्क है कि ऑर्बिट कॉन्सेप्ट था नील बोर वाला टाइम का, जहां पे इलेक्ट्रॉन को समझा जाता था कि वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो घूम रहा है। ओके, और ये जो है बताया कि प्रोबेबिलिटी हाइसेनबर्ग और श्रोडिंगर दोनों ने बनाया था क्वांटम मैकेनिक्स को, तो उन लोगों के हिसाब से प्रोबेबिलिटी की बात होगी, और प्रोबेबिलिटी में ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट तरह से न्यूक्लियस के चारों ओर हो सकती है, और हम लोग एक शेप बना सकते हैं मॉलिक्यूल का। ओके, तो ऑर्बिटल की कॉन्सेप्ट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना का बात होता है, ना कि पाया ही जाए जो पहले बात। बस यही कहानी है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किसमें हो सकती है, ऑर्बिट की ऑर्बिटल में? डायरेक्शनल सर ऑर्बिट में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगा कि ऑर्बिटल में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगा? ऑर्बिट में। नहीं बेटा, ऑर्बिटल में ऑर्बिटल। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। देखो एक गोल चीज है, ऑर्बिट क्या है, एक गोल है, तो गोल चीज का कोई डायरेक्शन होता है क्या? कोई डायरेक्शन नहीं है, तो गोल होती है। ऑर्बिटल में सिर्फ एस ऑर्बिटल को छोड़ के, एस स्फेरिकल है तो स्फेरिकल की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, पर डंबल है तो डंबल कुछ ऐसा टाइप का होता है, दिखा रहा हूं कुछ ऐसा टाइप, तो डायरेक्शन है ना। ओके, तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑर्बिटल्स में होते हैं, इसमें नहीं होते। ओके, अंडरस्टूड? तो ये आपको दिमाग में सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ दिमाग लगाने का ज्यादा नहीं है। बोलो कुछ डाउट है तो पूछो यहाँ।
सर हाँ बेटा बोलो बेटा सर क्या बोल रहे हो? 3D में 3D मोड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? अच्छा इट डिपिक्ट द 3D मोशन कैसे? मैंने स्क्रॉडिंजर इक्वेशन में आप लोगों को दिखाया डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर यस मतलब हम और हाँ बोलिए यस सर, हम लोगों ने ऑर्बिटल का उसमें जो एक्स वाई जेड का क्या? हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? आपकी आवाज एक्स वाई जेड क्या होता है? डेल वो डबल डिफरेंशियल होता है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे वो वाला डेल के बारे में, मैथ्स में पढ़ोगे, आने दो समय, बस आप उस इक्वेशन को अभी दिमाग में रखो और कुछ नहीं। और कुछ यस नहीं। देखो थ्री डायमेंशन ऑर्बिटल जो होती है 3 डायमेंशनल मोशन, ओके, क्योंकि एटम भी एक 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है ना, 2 डायमेंशनल डायग्राम देके आप दुनिया का हर चीज एक्सप्लेन कर दोगे नहीं ना, द वर्ल्ड इज 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। और कोई नहीं ना? चलो आज मैं एक काम करता हूँ, आगे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि नया टॉपिक को स्टार्ट करूंगा तो फिर बीच में लटक जाएगा। आज के क्लास में कोई भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 8:30 नहीं, आज 9 बजे के बाद मैं लाइव चैट पे रहूंगा श्रीवास्तव क्लासेस ऐप पे। आप 11th वाले क्लास में जाके मैसेज मारना, जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा 9 o'clock आफ्टर 9 o'clock। ओके ठीक है, चलिए।